दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा पर यह मेरा पहला वीडियो है। तो हम हिंदी भाषा के विकास से, इसके इतिहास से इसकी शुरुआत करेंगे। देखो दोस्तों, हिंदी से हमारी परीक्षाओं में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारी कोई भी परीक्षा हो, 100 नंबर की हो, 200 नंबर की हो, तो उसमें उसमें जो है 20 से 25 नंबर का जो है 100 नंबर के पेपर में, और 200 नंबर के पेपर में 50 नंबर का पोर्शन जो है हिंदी का होता है। तो हिंदी के इस पोर्शन को क्लियर करने के लिए हमें जो है हिंदी पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं आज। दोस्तों पहला पॉइंट आता है, हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। अगला है, हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा गया है? संस्कृत को। हिंदी भाषा की माँ संस्कृत को बताया गया है। अगला आता है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक या विशिष्ट है। मतलब वियोगात्मक मतलब होता है अलग होना, अलग होकर किसी चीज का निर्माण होना। तो इसलिए आकृति के आधार पर क्या है? हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट है। अगला आता है, यह इंपॉर्टेंट है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की, इंडो यूरोपियन। देखो विश्व में जो है लगभग 10 भाषा परिवार हैं, जिसके अंदर विश्व की अलग अलग भाषाएं बटी हुई हैं। तो जो हिंदी है वह किस भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अब भारोपीय भाषा परिवार की कुछ उपशाखाएं हैं, जिसमें हिंदी किस उपशाखा की भाषा है? भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं हम। भारत में जो भाषा परिवार है वह, अब भारत के भाषा परिवार की बात हो रही है। विश्व में जो लगभग 10 भाषा परिवार है, जिनमें से हिंदी क्या है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। उसी प्रकार भारत में कितने भाषा परिवार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, आता है आपका भारोपीय भाषा परिवार। पहला कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार। अब देखो भारोपीय भाषा परिवार को कितनी % जनता बोलती है भारत की? 73% जनता जो है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक हो गया। इसके बाद अगला आता है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा आता है? द्रविड़ भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत भारत की 25% जनसंख्या आती है। इसके बाद अगला भाषा परिवार है आस्ट्रिक। आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत लगभग 1.3% भारतीय लोग जो हैं आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी % जनसंख्या आती है? 0.7% लोग जो हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। भारत में भाषा परिवार कितने हैं? पहला भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा आस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। देखो इसमें से कई सारे सवाल बनते हैं, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा भाषा किस भाषा परिवार की बोली जाती है? वो कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार की। ठीक है, तो ये सवाल कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है, हिंदी से यह सवाल बनता है। दोस्तों इसके बाद आता है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को क्या है? 3 कालों में विभक्त किया गया है। ठीक है, जिसमें इसके 3 काल निम्नलिखित हैं। पहला आता है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो ये 3 कालों में भारतीय आर्य भाषा को बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर उस समय, उस काल के दौरान कौन सी भाषाएं प्रचलित थी उनके बारे में। ठीक है, तो पहला आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बात करते हैं हम। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो है पहला वैदिक संस्कृत, पहली वैदिक संस्कृत के बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद आता है दूसरा लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 2 आते हैं। ठीक है, 2 भाषाएं आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पहली आती है पाली भाषा। आप लोग जानते होंगे, देखो पाली भाषा का प्रयोग किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, पाली 2 शब्दों का है, बुद्ध भी 2 शब्दों का है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा
भी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। इसका प्रयोग महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के दौरान किया था, प्राकृत भाषा का। तो ये दो इंपॉर्टेंट सवाल है। पाली भाषा का प्रयोग किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बताया मैंने, पाली में 2 शब्द हैं, यहाँ भी 2 शब्द हैं बुद्ध में। तो पाली भाषा का प्रयोग बुद्ध ने, प्राकृत भाषा का महावीर ने, दूसरी भाषा प्राकृत तो महावीर ने। इसके बाद आता है तीसरा है आपका अपभ्रंश। इसके बाद चौथा आता है अवहट्ट। तो ये 4 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। तो ये 4 जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है 3 भाषाएं इस समय प्रचलित थी इस काल के दौरान। पहली प्राचीन हिंदी, और दूसरा आता है आपका मध्यकालीन हिंदी, तीसरा आता है आपका आधुनिक हिंदी। तो इसके बारे में देखो हम और डिटेल से जाते हैं इसके अंदर की ये वैदिक संस्कृत का काल कौन सा था, लौकिक का कौन सा था, पाली का कौन सा था, प्राकृत का कौन सा था, अपभ्रंश अवहट्ट का ये कौन कौन सा काल था, किस काल के दौरान यह बोली जाती थी, किस समय के दौरान यह बोली गई। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा जो है 3 भागों में बटी हुई है। पहली है आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, और दूसरी आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरी हमारी आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यह 3 भागों में बटी है भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब चलते हैं हम, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है यह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, इस समय जो है वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत इसके अंतर्गत आती थी। ठीक है, अगला हम चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय काल है वो कौन सा है? 500 ईसा पूर्व। यहाँ जो खत्म हो रहा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, जो समय खत्म हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, अब ईस्वी आ गया है, ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल है। और इसमें क्या है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं इस समय मुख्य थी। ठीक है, अगला आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय काल जो है 1000 ईस्वी से अब तक जो आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो यहाँ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक पहुंची थी, यहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। ठीक है, और भी कई सारी भाषाएं यहाँ पर बन के आती हैं, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंध और आदि भाषाएं जो यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो हम आगे अब पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहला आता है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब देखो, इसके अंतर्गत हमने बताया था कि 2 भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। 2 चीजें आती हैं। वैदिक संस्कृत को जो है छंदस भी बोला जाता है। यह किसने बोला? यास्क और पाणिनि द्वारा इसका प्रयुक्त नाम है छांदस। ठीक है, पाणिनि यहाँ पे पूरा नहीं आया है, ये पाणिनि थे हमारे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक, इसके बाद वैदिक संस्कृत का जो समय काल है वह कौन सा है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखो, हमने पीछे पढ़ा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल कौन सा है? 1500 से कितना बताया था? 500 ईसा तक बताया था, 500 ईस्वी तक बताया था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बताया था। तो जिसमें से वैदिक संस्कृत समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद अगला आता है दूसरा पॉइंट, लौकिक संस्कृत। देखो, लौकिक संस्कृत को जो है पाणिनि ने संस्कृत बोला है। ठीक है, पाणिनि द्वारा जो है प्रयुक्त नाम इसका संस्कृत है, और इसका जो समय काल है वो 1000 ईसा पूर्व से, ये 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक जो है आपका लौकिक संस्कृत का समय बताया गया है। इसके बाद हम चलेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। ठीक है, पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा,
और दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा क्या था, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम बात करते हुए पहला जो इसका पॉइंट था, इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अबहट्ट आती हैं। ठीक है, तो पहला आता है आपका पाली भाषा। पाली भाषा के बारे में इसका जो समय काल बताया गया है वह 500 ईसा पूर्व, जहाँ पर क्या लौकिक संस्कृत समाप्त होती है वहाँ से बात हो रही है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब यहाँ पे ईस्वी आ गया है, यहाँ से ईसा पूर्व के बाद का समय, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक किसका काल है, पाली भाषा का समय काल बताया गया है। इसके बाद दूसरा आता है प्राकृत। प्राकृत का जो समय काल बताया गया है वह क्या 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय काल प्राकृत भाषा का बताया गया है। अगला आता है आपका अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का जो समय काल बताया गया है वो 500 से, ठीक है, ये जो यहाँ समाप्त हो रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है अपभ्रंश का समय काल बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं, देखो अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के बाद ही यहाँ पर प्लस क्या अवहट्ट का समय का काल भी आता है। ठीक है, तो अवहट्ट को क्या संक्रमणकालीन, मतलब कि जो वह दौर जब अपभ्रंश से संक्रमित होकर क्या एक नई भाषा तैयार हो रही है, वह दौर जो है अवहट्ट का था। ठीक है, इसका समय काल कितना बताया गया है, इसी में जो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के बीच का काल जो है अवहट्ट का बताया गया। आगे को इसका प्रभाव जो है 1300-1400 ईस्वी तक भी रहता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अगला आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तीसरा आ गया आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो है पहला आता है प्राचीन हिंदी। ठीक है, पहला क्या आता है, प्राचीन हिंदी, जिसका जो है समय काल कितना बताया गया है 1100 से लेके 1400 ईस्वी तक, 1100 से 1400 ईस्वी। दूसरी आती है मध्यकालीन हिंदी। दूसरी कौन सी है, मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी का समय आता है 1400 ईस्वी, जो यहाँ समाप्त हो रहा है 1400 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी का समय आता है। इसके बाद हम करते हैं तीसरा पॉइंट, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का जो समय बताया गया है वह यहाँ 1850 ईस्वी से अब तक का समय जो है आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आता है। देखो दोस्तों, हिंदी से हमारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, हिंदी से हमारे 20 से 25 सवाल आते हैं। ठीक है, और हिंदी का जो टॉपिक है यह 10 से 12 चैप्टरों तक ही सीमित है। ठीक है, तो हम 10 से 12 चैप्टर अगर हम अपने क्लियर कर लेते हैं तो उससे हमारे 20 से 25 नंबर आने की संभावना रहती है। तो हमें हिंदी पर फोकस देना पड़ेगा ज़्यादा, ताकि हमारे 20 से 25 नंबर जो है पूरे क्लियर हो जाएं। ठीक है, कोई भी परीक्षा हो, चाहे उत्तराखंड की, वीडियो की हो, पटवारी की हो, उसमें हिंदी का पोर्शन 20 से 25 का आता ही आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।